भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ क्या है? अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो वो विशाल तटरेखा अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इसी तटरेखा पर देश के पूरे व्यापार का भविष्य टिका है। इस विश्लेषण में हम भारत के समुद्री रसद और बंदरगाहों के इसी दिलचस्प नेटवर्क को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे सफर का रूट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे समुद्री व्यापार का असली महत्व, फिर बात करेंगे प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाहों के बीच के फर्क की। इसके बाद हम भारत के पश्चिमी तट से होते हुए पूर्वी तट का एक क्विक टूर करेंगे और आखिर में कुछ ऐसे जबरदस्त फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, समुद्री व्यापार का महत्व। आखिर ये पोर्ट्स किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इतने क्रूशियल क्यों होते हैं? यहाँ एक बड़ा ही बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि समुद्री व्यापार दुनिया का सबसे सस्ता साधन क्यों है। देखिए, इसका अर्थशास्त्र एकदम सिंपल है। जब सामान ट्रेन या ट्रक से जाता है तो पटरियाँ बिछाने और सड़कें बनाने में भारी खर्च आता है, फिर उनका मेंटेनेंस भी है। लेकिन समुद्र में वहाँ ना कोई सड़क बनानी है, ना ही कोई ट्रैफिक जाम मिलना है। जहाज़ों को बस रुकने के लिए एक सही जगह चाहिए होती है। यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता यातायात का साधन है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13। भारत में वैसे तो करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का असली भार, देश की अर्थव्यवस्था का पूरा वजन इन्हीं 13 प्रमुख बंदरगाहों के कंधों पर है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाहों के बीच के अंतर को। आखिर ये तय कैसे होता है कि पोर्ट कहाँ बनेगा? इसे ऐसे समझिए जैसे ही जहाज़ों के लिए बस स्टैंड हो। जहाज़ों को रुकने के लिए बिल्कुल शांत पानी चाहिए। अब जहां प्राकृतिक रूप से तटरेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है, वहां लहरें अपने आप टूट जाती हैं और पानी शांत रहता है। इन्हें हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। लेकिन जहां किनारा बिल्कुल सीधा हो, वहां तो लहरें सीधे आकर टकराएंगी। ऐसे में लहरों को रोकने के लिए विशाल कंक्रीट की दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिसे कृत्रिम या आर्टिफिशियल बंदरगाह कहा जाता है। चलिए, अब अपने मानसिक नक्शे को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट का सफर। ऊपर से नीचे की तरफ हमारा रूट कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत गुजरात से, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आखिर में केरल। हर राज्य का बंदरगाह अपनी एक अलग कहानी कहता है। कहानी शुरू होती है गुजरात से। यहाँ का कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है, दरअसल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जरूरत से पैदा हुआ था। 1947 से पहले उत्तर भारत का सारा व्यापार कराची से होता था, लेकिन विभाजन के बाद कराची पाकिस्तान चला गया। अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतें कैसे पूरी होती? इसी भारी कमी को पूरा करने के लिए रातों रात गुजरात में कांडला बंदरगाह को एक बड़े विकल्प के रूप में विकसित किया गया। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन। सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कांडला को फ्री ट्रेड जोन बना दिया। मतलब वहां सस्ती जमीन दी गई और निर्यात पर टैक्स एकदम शून्य कर दिया गया। इसी शानदार रणनीति ने कांडला को देश के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक बना दिया। वैसे ये एक ज्वारीय बंदरगाह भी है, जहां पानी का स्तर ज्वार भाटे के हिसाब से बदलता रहता है। गुजरात से थोड़ा नीचे महाराष्ट्र आते हैं। यहाँ का मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इस पर इतना ज्यादा लोड बढ़ गया कि जहाजों को खाली होने में कई दिन लगने लगे। इस भयानक भीड़ और देरी से निपटने के लिए बिल्कुल पास में एक अत्याधुनिक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया, नहावा शेवा। इसे आज हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या JNPT के नाम से जानते हैं, जो आज मुंबई के बाहर को बहुत ही शानदार तरीके से संभाल रहा है। महाराष्ट्र से आगे बढ़ते ही गोवा आता है, जहां जुआरी नदी के किनारे मरमगांव बंदरगाह है। यहां से ईरान को भारी मात्रा में लौह अयस्क भेजा जाता है। इसके बाद कर्नाटक का न्यू मंगलौर पोर्ट और बिल्कुल निचले सिरे पर केरल का कोची बंदरगाह। ये पूरी पश्चिमी बेल्ट व्यापार के लिए एकदम सक्रिय रहती है। पश्चिमी तट के बाद अब बारी है पूर्वी तट की। इस बार हम दक्षिण से शुरू करके ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ तमिलनाडु का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इसके पास एक अनोखा राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ये देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 3 प्रमुख बंदरगाह मौजूद हैं। इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले चेन्नई पोर्ट, जो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। जब इस पर दबाव बढ़ा तो बिल्कुल मुंबई की तरह इसकी मदद के लिए एन्नौर नाम का एक नया कॉरपोरेट पोर्ट बनाया गया। और थोड़ा दक्षिण में है तूतीकोरिन यानी चिदंबरनार पोर्ट।
इसकी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पानी इतना छिछला है कि बड़े जहाज़ों को किनारे से 5 किलोमीटर दूरी समंदर में रुकना पड़ता है और वहाँ से छोटी नावों के जरिए सामान किनारे तक आता है। तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह आता है। ये सच में कमाल का प्राकृतिक बंदरगाह है। एक तो ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और दूसरा इसके ठीक आगे समुद्र में डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी खड़ी है। ये पहाड़ी एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। चाहे कितनी भी तेज लहरें या सुनामी आ जाए, ये डॉल्फिन नोज लहरों को बंदरगाह से टकराने से रोक लेता है। इसीलिए विशाखापट्टनम को सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। अब और ऊपर चलते हैं ओडिशा की तरफ, जहां पारादीप बंदरगाह है। इसे याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है। उड़ने के लिए पर चाहिए और ओडिशा से पर यानी पारादीप। यहां से जापान को बड़े पैमाने पर लौह अयस्क भेजा जाता है। इसके ऊपर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह है। लेकिन नदी में मिट्टी और गाद जमा होने की बड़ी समस्या रहती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। इसी से निपटने के लिए हल्दिया नाम का सहायक बंदरगाह बनाया गया। और अंत में मुख्य भूमि से दूर अंडमान में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमारी इस 13 पोर्ट्स की लिस्ट को पूरा करता है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। कुछ ऐसे प्रमुख तथ्य जो हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। अगर इन सबको हम एक साथ समेटें तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, सबसे गहरा और सुरक्षित है विशाखापट्टनम, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, और अगर ज्वारीय बंदरगाह या फ्री ट्रेड जोन की बात हो तो वो है कांडला। ये एक ऐसा सीधा और सटीक सारांश है जो बहुत काम आता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक अच्छा बंदरगाह होने से ही कोई क्षेत्र औद्योगिक रूप से सफल नहीं हो जाता। असली सफलता 3 चीजों के सटीक संतुलन पर टिकी होती है: सस्ता ट्रांसपोर्ट, कच्चे माल तक आसान पहुंच और सबसे अहम, स्थिर और भरोसेमंद लेबर कंडीशन। अगर श्रमिक परिस्थितियां अस्थिर हों तो दुनिया का बेहतरीन पोर्ट भी उद्योगों को नहीं बचा सकता। ये सब कुछ एक संतुलन में काम करता है। इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। बंदरगाह पर पहुंचने वाला एक अकेला शिपिंग कंटेनर पूरे देश में रोजगार का एक अदृश्य जाल बुन देता है। कभी विचार कीजिएगा कि तट पर खड़ा एक पोर्ट कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी छोटे से शहर के एक फैक्ट्री मजदूर की आजीविका तय कर रहा है। ये बुनियादी ढांचे केवल कंक्रीट और जहाज नहीं है, ये वो जीवन रेखा हैं जो पूरे राष्ट्र को गतिमान रखते हैं। अगली बार जब कोई बाहर से आया हुआ सामान हाथों में आए तो जरूर सोचिएगा किस समंदर और किन लहरों ने इसे यहां तक पहुंचाया है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।